नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एमका की तरफ से। डिफेंस एक्सपो के दौरान एडी की तरफ से और एचएल की तरफ से बात कंफर्म किया गया था कि एमका की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अभी प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को शामिल किया जाएगा, जो कि सिर्फ इसकी प्रोडक्शन पार्टनर नहीं बल्कि आगे चल के इसके रिपेयर और मेंटेनेंस वर्क को भी प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के द्वारा करने का प्लान किया गया था। अब मोस्टली एमका को मैक्सिमम इंडिजिनस सिस्टम के साथ ही डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है और इनिशियली इसमें 90% के आसपास इंडियन सिस्टम को इस्तेमाल करने का, यानी कि 90% तक इसमें इंडिजिनस कंटेंट का इस्तेमाल करने का प्लान किया गया। पर अभी तक इसमें जो भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी को शामिल करने का प्लान किया गया था या एक कंसोर्टियम को बनाने का प्लान किया गया था, उसमें सिर्फ इंडियन कंपनियों को ही शामिल करने के बारे में जिक्र किया गया था। पर अभी डिफेंस एक्सपो के बाद अभी ये बात सामने आ चुका है कि अभी फॉरेन डिफेंस और एरोस्पेस कंपनीज की तरफ से भी इसमें शामिल होने के लिए इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। इसके लिए अभी एक ही रास्ता है, जिसमें सीधे तौर पर तो कोई भी इंटरनेशनल कंपनी शामिल नहीं हो सकता, लेकिन अगर उनको एमका की सप्लाई चेन का हिस्सा बनना है और इसकी एमआरओ फैसिलिटी को एस्टेब्लिश करने में कोई इरादा या कंसोर्टियम में शामिल होने का कोई इरादा है, तो इसके लिए सबसे पहले किसी भी फॉरेन कंपनी को एक इंडियन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करके टाई अप करना पड़ेगा और अपने सिस्टम्स को जिनको वो एमका के लिए ऑफर करना चाहते हैं उनको भारत में मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। ऐसा करने से उनकी प्रोडक्ट की जो टेक्नोलॉजी होगा और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगा वो सब भी भारत के साथ शेयर करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी इसको लेके सवाल किया जा सकता है कि ये जो सिस्टम में भी फॉरेन कंपनीज की तरफ से किसी लोकल कंपनी के साथ टाई अप करके भारत में बनाकर एमका के लिए ऑफर किया जा रहा है, वो किस हद तक इंडिजिनस सिस्टम होगा या फिर इसे इंडिजिनस टेक्नोलॉजी कहा जाएगा या फिर नहीं कहा जाएगा। इसके अलावा भी ये भी सुनने को मिला कि भारत आगे चल के एमका को एक्सपोर्ट भी कर सकता है और ऐसे में जो फॉरेन कंपनी जिसकी सप्लाई चेन में शामिल होना चाहते हैं उनको इसकी एक्सपोर्ट के दौरान कोई प्रॉब्लम या आपत्ति होगी या नहीं, ये भी सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। आपको क्या लगता है कि एमका की सप्लाई चेन में हमें किसी फॉरेन कंपनी को ऐसे इंडियन पार्टनर के साथ टाई अप करके इस कंसोर्टियम में शामिल करना सही फैसला होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला अपडेट कावेरी इंजन की तरफ से। आप सभी जानते होंगे कि यह भारत का पहला एरो इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जिसमें हम एक आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन को डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे। इनिशियल प्लान के मुताबिक इसकी 2 वेरिएंट को बनाने का एम रखा गया था, जिनमें से एक तो तेजस में इस्तेमाल होने वाला था और एक को एमका में इस्तेमाल करने का प्लान किया गया था, जो कि एक 110 किलोटन क्लास की इंजन होने वाली थी। तब तेजस MK2 में भी सेम इंजन का इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा था, लेकिन तब की तेजस MK2 और अभी की तेजस MK2 की मॉडल में काफ़ी अंतर आ चुका है। लेकिन फाइनली अब कावेरी इंजन तेजस के लिए भी सफिशिएंट थ्रस्ट को डेवलप नहीं कर पाया था, तो इस प्रोग्राम को बंद करने का फैसला किया गया था। लेकिन बाद में सेम इंजन को बेस करके एक ड्राई वेरिएंट को बनाने का प्लान किया गया था, जिसको आगे चल के हमारे UCV में इस्तेमाल किया जा सकेगा और इस तरीके से कावेरी इंजन की डेवलपमेंट को फिर से स्टार्ट करना शुरू कर दिया गया था। अब इस दौरान DRDO की तरफ से बताया गया था कि इस डेवलपमेंट फेज में पहले कावेरी इंजन में जो खामियां मौजूद था उनको काफ़ी हद तक फिक्स किया जा चुका है। इसमें जो मेजर इशू था वो ये था कि इसका कोर स्टेबल नहीं था और इसकी कोर से रिलेटेड काफ़ी सारे इशू सामने आए थे, जिनको अभी फिक्स किया जा चुका है। ओब्वियसली अभी इसकी कोई भी आफ्टर बर्निंग वेरिएंट को डेवलप नहीं किया जा रहा है, बल्कि अभी इसकी एक ड्राई वेरिएंट को बनाया जा रहा है, जिसे 46 किलोटन तक के थ्रस्ट को प्रोड्यूस करने के लिए डिजाइन किया गया और अभी इसको हाल ही में रशिया भेजा गया था, जहां पर इसकी हाई एल्टीट्यूड टेस्ट को जल्दी शुरू किया जाने वाला है। और इससे ठीक पहले सफरान की तरफ से भी इसके एक ऑडिट टेस्ट को किया गया और सफरान की तरफ से भी इसको क्लियर किया जा चुका है। अब इतना सब कुछ करने के बाद कुछ महीने पहले ही DRDO की तरफ से और ADA की तरफ से भी स्टेटमेंट दिया गया था कि वर्तमान अगर हम कावेरी इंजन की एक आफ्टर बर्निंग वेरिएंट को डेवलप करने की कोशिश करें तो शायद हमको कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि जो मेजर प्रॉब्लम था वो इसकी कोर सेक्शन में था, जिसे अभी काफ़ी हद तक सॉल्व किया जा चुका है। पहले के मुकाबले इसका कोर सेक्शन अभी काफ़ी स्टेबल हो चुका है और इस प्रपोजल को अभी हमारे वर्तमान के एयर चीफ और फॉर्मर एयर चीफ की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है। फिलहाल अभी अगर हम लोग इसकी ड्राई वेरिएंट की बात करेंगे तो ये 46 किलोटन तक की थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकता है, जिसे हमारी UCV में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर हमें इसको फर्दर डेवलप करना है और इसमें एक आफ्टरबर्नर सेक्शन को लगाना है, यानी कि अगेन इसे कम्प्लीटली पहले की तरह डेवलप करना है, तो इससे हम कम से कम 90 किलोटन आसपास की थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं और ये भी काफ़ी हद तक संभव होने वाला है। लेकिन ऐसा करने के लिए हमको सबसे पहले इसकी ड्राई थ्रस्ट आउटपुट को 46 किलोन्यूटन से 57 किलोन्यूटन तक इंक्रीज करना पड़ेगा और तब जाके आफ्टरबर्नर के साथ ये हमको 90 किलोन्यूटन आसपास की थ्रस्ट को जनरेट करके दे पाएगा।
अब इसे हम एमका में तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको तेजस MK1 और MK1 फ्लीट में इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्तमान हम इसमें जनरल इलेक्ट्रिक की 404 सीरीज की इंजन का इस्तेमाल करते हैं और वो 84 किलोन्यूटन के आसपास की थ्रस्ट को जनरेट करते हैं। तो इसकी जगह पर कावेरी इंजन को इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन देखने वाली बात ये होने वाली है कि ऐसा किया जा सकता है फिर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वर्तमान अगर इसमें सीधे तौर पर आफ्टर बर्निंग सेक्शन को फिट करेंगे तो हमको ये मैक्सिमम 73.6 किलोटन की थ्रस्ट को दे पाएगा। लेकिन अगर इसकी कोर को दोबारा मॉडिफाई किया जाता है या फिर ट्यून किया जाता है और ये 57 किलोटन के आसपास की ड्राई थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर पाता है, या फिर ऐसे करने के लिए इसको बनाया जाता है, तब जाके आफ्टर बर्निंग सेक्शन के साथ 90 किलोटन के आसपास की थ्रस्ट को दे पाएगा। और अगर ऐसा किया जा सका तो इसके बाद कावेरी इंजन प्रोग्राम को पूरी तरीके से सफल कहा जा सकेगा। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से, और अभी हम इंडियन आर्मी की तरफ से इशू किए गए कुछ फ्रेश टेंडर्स के बारे में बात करने वाले हैं। अभी इंडियन आर्मी की तरफ से नए लाइटवेट बुलेट प्रूफ व्हीकल को खरीदने के लिए एक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को इशू किया जा रहा है, जिसके अंदर टोटल 375 व्हीकल को खरीदा जाने वाला है और इन सभी व्हीकल को अभी बाय इंडिया कैटेगरी के अंदर खरीदने का प्लान किया जा रहा है। ये एक फास्ट ट्रैक टेंडर होने वाली है। इन व्हीकल की बेसिक स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इनका वेट करीब 4500 kg तक होना चाहिए और इसमें 600 kg तक की पेलोड कैरिंग कैपेसिटी मौजूद होना चाहिए, जिसमें ड्राइवर के अलावा को ड्राइवर 4 हेवीली आर्म्ड सोल्जर और उनकी कॉम्बैट लॉजिस्टिक्स शामिल होने वाली है। इस व्हीकल की आर्मर या प्रोटेक्शन सिस्टम की बात करें तो ये 7.62 mm और 5.56 mm की एमुनेशन से होने वाली डायरेक्ट हिट को आसानी से झेलने की क्षमता रखनी चाहिए और इसके नीचे अगर कोई हैंड ग्रेनेड्स को फोड़ दिया जाता है तब भी इसके अंदर मौजूद क्रू मेंबर सुरक्षित रहने चाहिए और ऐसे कंडीशन में व्हीकल को डैमेज नहीं होना चाहिए। इस टेंडर को लेके अभी 15 नवंबर को एक फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को इशू किया जाने वाला है और इससे पहले ही वेंडर्स के पास डिटेल इन्फॉर्मेशन को 11 नवंबर तक सेंड करने की बात की गई है। अगला अपडेट जापान की तरफ से। आप सब जानते हैं कि भारत और जापान के बीच बहुत ही अच्छे रिलेशन मौजूद है, लेकिन आज तक भारत और जापान के बीच कोई भी खास डिफेंस डील को नहीं किया गया। जब वेपन्स को लेकर कोई बहुत ज़्यादा डील हमारे बीच नहीं हुआ है, इसके एक मेजर कारण ये है कि जापान का जो डिफेंस एक्सपोर्ट पॉलिसी है उसमें वो अपनी डिफेंस इक्विपमेंट को बहुत ही लिमिटेड वे में या सिलेक्टिव वे में किसी देश के साथ शेयर करते हैं या ऑफर करते हैं। लेकिन अभी चाइना की बढ़ती हुई ताकत को देखने के बाद जापान की तरफ से अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट पॉलिसी में कुछ चेंजेस करने का प्लान किया जा रहा है, जिसके चलते जापान की तरफ से भी अपनी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जिसमें भारत, वियतनाम और फिलीपीन जैसे देशों को शामिल किया जा रहा है, उनको अपनी डिफेंस इक्विपमेंट को जापान सप्लाई करने का प्लान कर रहा है। इसको लेके भारत के साथ पहले से ही जापान की तरफ से एक एग्रीमेंट को भी साइन किया जा चुका था, जिसमें जापान अभी अपनी हाईटेक टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर करने वाला है और अभी जापान का कहना है कि वो अभी अपनी सेकेंड हैंड डिफेंस इक्विपमेंट को भी अलग अलग देशों को ऑफर करने वाला है, जो कि इधर बहुत ही कम प्राइस पर ऑफर किया जाएगा या फिर गिफ्ट के तौर पर ऑफर किया जाएगा। इसके लिए जापान की तरफ से भी अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में कुछ अमेंडमेंट किया जा रहा है, जिससे 2023 से लागू करने की बात किया जा रहा है और इसके बाद जापान अपनी शिप्स और फाइटर जेट्स को भी दूसरे देशों की मदद करने के लिए भेज सकता है और अपनी होम ग्रोन मिसाइल्स को और वेपन सिस्टम को अलग अलग देशों को या कुछ सिलेक्टिव देशों को एक्सपोर्ट कर सकता है। अब सेकेंड हैंड वेपन्स की बात करें तो इनको शायद वियतनाम और फिलीपींस के लिए ऑफर किया जा सकता है और भारत के साथ वो अभी मिसाइल्स को लेकर डील कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।